अध्याय 9। आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वह डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा, परंतु यह तब तक की बात थी जब वह ड्रैको मैल्फॉय से नहीं मिला था। गरुड़द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नागशक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काढ़े की ही क्लास में बैठते थे, इसलिए उनका मैल्फॉय से ज्यादा पाला नहीं पड़ता था। यह कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गरुड़द्वार के होल में लगा वह नोटिस नहीं दिखा जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी और गरुड़द्वार तथा नागशक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत बढ़िया, हैरी ने उदास होकर कहा। मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि मैं मैल्फॉय के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उड़ना सीखने के लिए वह जितना बेताब था उतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे, रोन ने समझदारी से कहा। मैं जानता हूँ कि मैल्फॉय हमेशा डिंगे हाँकता रहता है कि वह कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वह फेंकता है। यह सच था कि मैल्फॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था। वह जोर जोर से शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। इसके साथ ही वह शेखी बगाड़ने वाली लंबी कहानियां सुनाया करता था, जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती थी कि वह हेलीकॉप्टर में बैठे मगलों से किस तरह बाल बाल बचा। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वह अकेला विद्यार्थी नहीं था। सीमस फिनिगन भी कहता फिरता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया था। यहाँ तक कि रोन भी हर उस आदमी को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार होता था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वह एक हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। फुटबॉल को लेकर रोन के डीन थॉमस से पहले ही लंबी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में सोता था। रोन की समझ में नहीं आता था कि ऐसे खेल में क्या मजा आ सकता है जिसमें केवल एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत ना हो। हैरी ने देखा था कि डीन की वेस्ट हैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रोन खिलाड़ियों को पहुंच रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिले। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। मन में हैरी को लगता था कि उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतनी ही घबरा रही थी जितना कि नेविल। यह एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने सबको बहुत बोर किया। वह उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी, जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब क्विडिच शुरुआत से आज तक से सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को कान लगाकर सुन रहा था। वह हर उस चीज को जानने के लिए उतावला था जो बाद में जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी मदद कर सके। परंतु बाकी सब लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक आने से हरमाइनी का लेक्चर खत्म हो गया। हैग्रिड की चिट्ठी मिलने के बाद से हैरी के नाम कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी और मैल्फॉय ने इसे जल्दी ही भाप किया। मैल्फॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लेकर आता था, जिन्हें वह नागशक्ति की टेबल पर शान से झाड़ते हुए खोलता था। एक कैरल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने इसे रोमांचित होकर खोला। पैकेट में बड़े कंचे के आकार की कांच की गेंद निकली, जिसमें सफेद धुआं भरा था। उसने सबको वो गेंद दिखाई। इसे भूलना जाना कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती है कि मुझे भूलने की आदत है। यह आपको बताता है कि कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। देखो, इसे इस तरह कसकर पकड़ते हैं और अगर यह लाल हो जाए तो। ओह, उसका चेहरा लटक गया क्योंकि भूलना जाना अचानक लाल हो गया था। तुम कुछ भूल गए हो। नेविल यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या भूल गया था। तभी ड्रैको मैल्फॉय ने, जो गरुड़द्वार की टेबल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से भूलना जाना छीन लिया। हैरी और रोन एकदम से उछलकर खड़े हो गए। वे लोग मैल्फॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, परंतु प्रोफेसर मैकगोनिगल, जो स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्या को भांप सकती थी, पलक झपकते ही वहां पर आ गई। क्या हो रहा है? मैल्फॉय ने मेरा भूलना जाना ले लिया है प्रोफेसर। गुस्से से घूरते हुए मैल्फॉय ने भूलना जाना को एक बार फिर टेबल पर जल्दी से गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा, और वह क्रैब व गोल के साथ वहां से खिसक लिया। उस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रोन और गरुड़द्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैदान में पहुंचे, जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास लगने वाली थी। मौसम साफ था, हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट चट की आवाज कर रही थी। वे लोग ढलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बढ़े, जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था, जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीन पर रखी थी। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं आदर्श नहीं थी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें से कुछ हिलने लगती थी या हमेशा थोड़ी बाईं तरफ उड़ती थी। उनकी टीचर मैडम हुच आ गई। उनके बाल छोटे और भूरे थे तथा उनकी पीली आंखें बाज की तरह थी। तो इंतजार किस बात का है? उन्होंने तेज आवाज में कहा।
तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। यह पुरानी थी और उसमें से कुछ शाखाएं कहीं कहीं बाहर निकल रही थी। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ, मैडम हूच ने आगे कहा, और बोलो ऊपर ऊपर। सब चिल्लाए। हैरी की झाड़ू तत्काल उसके हाथों में कूदकर आ गई, परंतु बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। हरमानी ग्रेंजर की झाड़ू जमीन पर सिर्फ लुढ़की और नेविल की तो बिल्कुल भी नहीं हिली। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती है कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज की थरथराहट साफ बता रही थी कि वह अपने पैर जमीन पर ही रखना चाहता था। मैडम हूच ने उन्हें बताया कि किस तरह झाड़ू पर चढ़ा जाए ताकि वे दूसरे सिरे से ना फिसले, और इसके बाद वे इधर से उधर घूमकर उन्हें झाड़ू पकड़ने का सही तरीका सिखाती रही। जब मैडम हूच ने मैलफॉय को यह बताया कि वह कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा था, तो हैरी और रॉन को मजा आ गया। अब जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम जमीन पर पैर मारकर उछलना, मैडम हूच ने कहा। अपनी झाड़ू सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर आना। मेरी सीटी बजते ही 3, 2। परंतु नेविल तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा हुआ था कि उसने मैडम हूच की सीटी के उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिए। वापिस आ जाओ लड़के, वे चीखी, परंतु नेविल तो बोतल से निकले कॉर्क की तरह सीधे ऊपर उठ रहा था। 12 फुट, 20 फुट। हैरी ने देखा कि जमीन को दूर होते देखकर नेविल का डरा हुआ चेहरा सफेद हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था। फिर वह अपनी झाड़ू पर से फिसला और धम, एक जोरदार आवाज, एक धमाका, और नेविल घास पर किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरफ चली जा रही थी और फिर वह आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी तथा नजरों से ओझल हो गई। मैडम हूच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना कि नेविल का था। कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ है, उठो। वे बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तुम इन झाड़ुओं को वहीं पड़े रहने दो जहां वे है, वरना तुम क्विडिच कैंप हाउस से पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर दिखोगे। चलो बेटे। नेविल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। वह मैडम हूच के साथ लगड़ाते हुए चल रहा था और मैडम उसके कंधे पर अपना हाथ रखे थी। जैसे ही वे इतने दूर पहुंचे कि आवाज ना सुन पाए, मैलफॉय ने ठहाका लगाया। तुमने मोंटे का चेहरा देखा? नागशक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे। चुप रहो मैलफॉय, पार्वती पाटिल ने कड़वाहट से कहा। आहा, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो, पैंसी पार्किंसन नाम की सख्त चेहरे वाली नागशक्ति की लड़की ने कहा। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होगी पार्वती। देखो, मैलफॉय ने आगे की तरफ झपटकर घास में से कुछ उठाते हुए कहा। यह रही वह मूर्खतापूर्ण चीज जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने भूल ना जाना को ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगा। इसे मुझे दे दो मैलफॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब चुप होकर उन दोनों को देखने लगे। मैलफॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं सोचता हूँ इसे किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्ग बॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा, परंतु मैलफॉय तब तक अपनी जादुई झाड़ू पर कूदकर चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह अच्छी तरह उड़ सकता था। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बराबर पहुंच जाने के बाद वह बोला, आओ इसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। नहीं, हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई, मैडम हूच ने हमसे कहा है कि हम हिले भी नहीं, तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके कानों में खून की गर्मी थी। वह अपनी झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर तेजी से पैर मारे। वह ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया। हवा उसके बालों के बीच से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में पीछे लहरा रहे थे। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे यह एहसास हुआ कि कोई चीज तो थी जो वह बिना सिखाए कर सकता था। यह आसान था, यह अद्भुत था। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थी और रोन की प्रशंसा भरी शाबाशी भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मैलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। मैलफॉय को काटो तो खून नहीं था। इसे मुझे दे दो, हैरी ने कहा, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ऐसा क्या? मैलफॉय ने व्यंग्य से मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी। हैरी ना जाने कैसे यह जानता था कि क्या करना है। वह आगे झुका, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कसकर पकड़ा और किसी भाले की तरह मैलफॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मैलफॉय समय रहते उसके रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया। नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे। मैलफॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गोयल नहीं है, हैरी ने उसे याद दिलाया। यही विचार मैलफॉय के मन में भी आ रहा था। अगर इसे पकड़ सकते तो पकड़ लो, मैलफॉय चीखा और कांच की गेंद को हवा में ऊपर उछालकर वह तेजी से जमीन पर लौट आया।
हैरी ने जैसे यह धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी और फिर वह गिरने लगी। वह आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वह तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से 1 फुट ऊपर गेंद पकड़ ली। समय रहते उसने अपनी झाड़ू को सीधा किया और फिर घास पर हल्के से लुढ़क गया। भूल ना जाना उसकी मुट्ठी में सुरक्षित था। हैरी पॉटर! जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था, उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से डूब गया। प्रोफेसर मैगोनिगल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वह अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा रहा। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसे पहले कभी। प्रोफेसर मैगोनिगल सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। चुप रहो मिस पटेल। परंतु मैल्फॉय, रहने दो मिस्टर वीजली। पॉटर, मेरे पीछे आओ अभी। हैरी ने चलते चलते मैल्फॉय, क्रैब और गोल की विजयी मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैगोनिगल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। प्रोफेसर मैगोनिगल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। अब उसने यह कर दिया था। वह 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाया। वह 10 मिनट में अपना संदूक जमा रहा होगा। जब वह डर्सली परिवार की चौखट पर दोबारा पहुंचेगा तो वे लोग क्या कहेंगे? वे सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने के बाद संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए, परंतु इस बीच प्रोफेसर मैगोनिगल ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने झटका देकर दरवाजे को खोला और गलियारों में तेजी से चलती रही। हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा। शायद वे उसे डंबलडोर के पास ले जा रही थी। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था परंतु रखवाले के रूप में वहां रहने दिया था। शायद वह भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनकर वहां रह सकता था। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी जब उसने यह कल्पना की कि रोन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वह हैग्रिड का बैग टांगकर मैदान में इधर से उधर घूम रहा है। प्रोफेसर मैगोनिगल एक क्लासरूम के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर डाला। माफ कीजिए प्रोफेसर फ्लिकविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने हैरानी से सोचा, क्या वुड कोई लकड़ी थी जिससे वे उसकी पिटाई करना चाहती थी? परंतु वुड 5th ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला जो फ्लिकविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा और वे सभी गलियारे में चल पड़े। वुड हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर, यहाँ पर। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन लोगों को एक क्लासरूम दिखाया जो खाली था, सिवाय पीव्स के, जो ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था। बाहर पीव्स! वे चिल्लाई। पीव्स ने कूड़ेदान में चौक फेंकी, जिसकी तेज आवाज आई और इसके बाद वह चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैगोनिगल ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और उन लोगों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, यह ओलिवर वुड है। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां आश्चर्य था वहां अचानक खुशी दिखने लगी थी। आप सच कह रही है प्रोफेसर? बिल्कुल, प्रोफेसर मैगोनिगल ने फुर्ती से कहा। इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। क्या जादुई झाड़ू पर चढ़ने का यह तुम्हारा पहला मौका था पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था, परंतु अब उसे लग रहा था कि उसे निकाला नहीं जाएगा। इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी जान लौट आई। प्रोफेसर मैगोनिगल ने वुड को बताया, इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे खरोच तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सभी सपने एक साथ सच हो चुके थे। कभी क्विडिच का मैच देखा है पॉटर? उसने रोमांच से पूछा। फिर गरुड़द्वार टीम का कप्तान है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने बताया। इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है, वुड ने कहा, जो अब हैरी के चारों तरफ घूमकर उसे घूर रहा था। चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7। मैं प्रोफेसर डंबलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम फर्स्ट ईयर के नियम में ढील दे सकते हैं। ईश्वर जानता है, हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नागशक्ति ने हमें रोन डाला था और मैं कई सप्ताह तक सेवरस स्नेप से आंखें नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चश्मे के ऊपर से हैरी को सख्ती से घूरा। मैं यह सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल लूंगी। फिर वे अचानक मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी को तुम पर गर्व होता, उन्होंने कहा। वे खुद बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे।